So hello and very good afternoon. So as we are on our discussion on the NCERT, we have already covered 4 chapter of NCERT, and today we have to discuss about the chapter number 5, and the title of the chapter is Schoolers and Buildings. तो बेसिकली जो अभी तक हमने समझा था, क्या समझा था कि हम क्लास 7th की NCERT को देख रहे थे, राइट। तो जो क्लास 7th की NCERT बेसिकली वो मिडाइवल इंडिया की बात करता है, मिडाइवल इंडिया की बात करता है। और इसमें हमने क्या समझा था, अगर टाइमलाइन एक बार वापस से रिकॉल करें तो हमने समझा था कि बेसिकली ये जो मिडाइवल इंडिया है वो स्टार्ट होती है आपकी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से, राइट। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, एंड दिस स्ट्रगल वाज फॉर कन्नौज, फॉर द टू कैप्चर द कन्नौज। तो ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से मिडाइवल इंडिया की जो शुरुआत हुई है वो कन्नौज को कैप्चर होने को लेके हुई है। और लास्ट में हमने देखा था कि कन्नौज को कैप्चर किया था आपके गुर्जर प्रतिहार ने, और उसके बाद फिर बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, राजपूत ग्रुप्स हैं, जिनका हमने अगर लोकेशन देखा था कि अगर कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे चौहान डायनेस्टी, एमपी के पास आपकी चंदेल डायनेस्टी, सोलंकी, परमार, है ना। तो बहुत सारे राजपूत किंगडम्स थे। इन्हीं में से जो आपका चौहान डायनेस्टी होती है, जिसने बाद में जो अजमेर के थे और उन्होंने दिल्ली को बाद में कैप्चर कर लिया था, किससे, तोमर, जो तोमर राजपूत होते हैं उनसे। और इन्हीं के टाइम पे चौहान के टाइम पे मोहम्मद गोरी जो है इन्वेड करता है इंडिया में, और चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान जो चौहान के मतलब राजपूत चौहान के जो किंग होते हैं उनकी और मोहम्मद गोरी की फाइट होती है। जो पहला बैटल होता है वो था आपका तराइन का फर्स्ट वॉर 1191 में, और सेकंड होता है 1192 में तराइन के सेकंड वॉर, जिसमें मोहम्मद गोरी ने डिफीट किया आपके पृथ्वीराज चौहान को। और उसके बाद फिर मोहम्मद गोरी वापस चले जाता है, लेकिन जो उसका स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इंडिया में एक नई डायनेस्टी की शुरुआत की। तो वो जो डायनेस्टी थी वो थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, राइट। तो यहाँ पे था राजपूत किंगडम, और स्लेव डायनेस्टी से लेके आपकी लोधी डायनेस्टी तक का जो टाइम फ्रेम है, जो लोधी डायनेस्टी तक का टाइम फ्रेम है, इसको बेसिकली हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। अब स्लेव डायनेस्टी के बाद अगर आप देखो तो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, और तुगलक के टाइम पे एक बार इन्वेजन होता है आपके तिमूर का, राइट। अब लोधी डायनेस्टी में ही जो आपका जो लास्ट लोधी रूलर रहता है दैट इज इब्राहिम लोधी। इसी इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट में दौलत खान लोधी और राजपूत रूलर राणा सांगा ने बाबर, जो कि अफगान का मतलब अफगान का जो है वो रहता है, अफगान का रहने वाला रहता है, उसको इन्वाइट करते हैं इंडिया में टू डिफीट इब्राहिम लोधी। और ऐसे में फिर बाबर आता है इंडिया में। बाबर जब इंडिया में आता है 1526 में, 1526 से 1707 तक का जो टाइम फ्रेम है, इसको हम बेसिकली मुगल टाइम या मुगल एरा कहते हैं, राइट। 1526 से के ऑनवर्ड्स जो 1707 यहाँ पे औरंगजेब का टाइम फ्रेम है, ये पूरा टाइम फ्रेम हम मुगल टाइम फ्रेम में रखते हैं। और 1526 को मार्क करते हैं, ये जो हुई थी वॉर, वो थी आपकी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच की वॉर, जिसको कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो इतना जो है टाइमलाइन समझा था। तो उसके बाद मतलब कि ये जो अगर आप रूल्स की बात करें, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है या मुगल बादशाह है, उनके हमने समझ लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, सोसाइटी किस तरीके से थी। अब जो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 5 है ये बात करता है कल्चरल एस्पेक्ट्स की। कल्चरल एस्पेक्ट्स मतलब कि उन्होंने कल्चर और आर्किटेक्चर में जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बेसिकली ये जो चैप्टर है वो उनके आर्किटेक्चर पे ज्यादा फोकस करता है। और वो आर्किटेक्चर जो उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई है, और टेम्पल्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, डोम्स का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 5 है वो जो भी रूलर्स ने आर्किटेक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चैप्टर नंबर 5 बेसिकली उनके उसी कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें बताता है, राइट। तो बेसिकली चैप्टर की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन, ये आपकी कुतुब मीनार की इस पिक्चर के साथ होती है। कुतुब मीनार के पिक्चर के साथ चैप्टर का शुरुआत किया जा रहा है। तो बेसिकली अगर हम इनका हेरिटेज को समझें तो उसको भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। तो इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि राजपूत के टाइम पे, राजपूत के बाद में हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान उन्होंने क्या किया है, और फिर लेटर फेजेस में हम देखते हैं
का जो कंट्रीब्यूशन है आर्किटेक्चर में वो क्या रहा है। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो कहते हैं कि शाहजहां का जो टाइम फ्रेम है वो आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा माना जाता है। अब वो क्यों माना जाता है वो भी चैप्टर में जब मतलब इन बिटवीन चैप्टर व्हेन वी डिस्कस अबाउट शाहजहां देन वी कम टू नो कि ऐसा क्यों कहते हैं कि शाहजहां इज द जो टाइम फ्रेम है शाहजहां का दैट इज द गोल्डन एरा ऑफ द आर्किटेक्चर इन द मुगल डायनेस्टी। लाइक तो इसमें जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मतलब जब जो आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई बेसिकली इंडिया में तो वो जब इन्होंने जो भी बनाया है वो किस तरीके की बिल्डिंग्स बनाया करते थे या किस तरीके की आर्किटेक्चर पे इम्फेसाइज किया करते थे। तो बताते हैं कि जो है दो तरीके से जो आर्किटेक्चर है आर्किटेक्चर का जो कंस्ट्रक्शन है वो दो तरीके से होता था। एक था आपका प्राइवेट प्राइवेट मतलब जो जो किंग्स हैं या जो बनवाने वाले लोग थे उनके पर्सनल यूज के लिए जो भी चीजें बनती थी दैट इज नोन एज प्राइवेट आर्किटेक्चर एंड सेकंड वन स्ट्रक्चर्स मेनली फॉर द पब्लिक एक्टिविटी। राइट तो दो तरीके से जो है स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। वन इज फॉर द प्राइवेट स्ट्रक्चर्स एंड अदर वन इज पब्लिक एक्टिविटी जैसे फोर्ट्स हो गए प्लेसेस हो गए पैलेसेस हो गए गार्डन्स हो गए रेजिडेंसेस टूम ये सारा क्या है कि प्राइवेट यूज की चीजें हैं कि जहाँ पे किंग्स रहते थे उन्होंने अपने रहने वाली जगह को पूरी तरीके से फोर्टिफाई किया था गार्डन्स बनवाए थे पैलेसेस थे। ठीक है इसके बाद टूम्स बनाने का भी कल्चर में देखने को मिलता है। टूम्स मतलब होता था कि दे वांट टू शो दैट कि जो किंग है वो हेवन में चले गए हैं तो वो हेवन वाला जो लुक है उसको क्रिएट करने के लिए टूम बनाए जाते थे जिससे ये फील आए ये देखने पे लगे कि दिस इज द हेवन ऑन द अर्थ ये हेवन को पेट्रोनाइज सिंबलाइज करता है। और जो सेकंड स्ट्रक्चर जैसे पब्लिक एक्टिविटी जैसे बाजार बनवाया गया ठीक है कारवां स्क्वायर्स मतलब जहाँ पे जो कारवां जाया करते थे तो वहाँ कारवां जाते जब जाता था तो वो कहाँ पे रुकता था वो वाली जगह हो गई। टैंक्स हो गए वेल्स बनाने की भी बात थी। वेल अगर एक एग्जांपल है जिसमें कहते हैं ना रानी की बाव जो आपके 100 की नोट में उसका सिंबल बना के रखा है तो वो सारा कुछ भी कहीं ना कहीं मतलब दो तरीके से जो आर्किटेक्चर है उनको बिल्ड किया जाता था। राइट अब ये बता रहे हैं कि जो बेसिकली सारी चीजें बनाई गई है उसमें किस तरीके के स्किल्स और कंस्ट्रक्शन का की टेक्निक्स का यूज किया गया है किस तरीके से इन सारी चीजों का यूज किया गया है। जैसे रूफ बनाने के लिए डोर्स बनाने के लिए विंडोज के लिए मतलब किस तरीके के मटेरियल्स का यूज किया गया है। राइट और जो स्टाइल है जिस स्टाइल से ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं आपके राजपूत मतलब की प्री बिफोर दिल्ली सल्तनत जिस तरह का स्टाइल का यूज किया गया है इस स्टाइल को हम कहते हैं टर्बियट स्टाइल। टर्बिट स्टाइल क्या होता है कि सपोज कि मान लीजिए हमें यहाँ पे ये एक रूम बनाना है एक चैम्बर बनाना है जिस एक बड़ा सा चैम्बर बनाना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है रूम की दीवारें बन गई और हमें इस पूरे एरिया में सीलिंग डालनी थी। अब इस सीलिंग को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आपको छोटे छोटे पिलर्स डालने पड़ते मतलब बहुत सारे दीवार कंस्ट्रक्ट करने पड़ते जो कि बेस से अप साइड की तरफ जाता। लेकिन यहीं पे अगर हमको छत की तरफ ही बहुत सारे हम पिलर्स बनाते हैं जिसको कहते हैं स्लोपिंग पिलर्स है ना। स्लोपिंग पिलर्स बना के उसके ऊपर अगर जब रूफ बना दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्बिट स्टाइल। तो टर्बिट स्टाइल को प्रमोट किया गया था स्टार्टिंग के जो बिफोर दिल्ली सल्तनत जो भी आर्किटेक्चर्स बने हैं उसमें टर्बिट स्टाइल को फॉलो किया गया है। राइट इसके अलावा जो उस टाइम में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट था वो था बाउली या फिर लार्ज स्टेप्ड वेल्स का बनाना। मतलब कि सीढ़ी सीढ़ी लार्ज स्टेप मतलब इस तरीके से जब आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे वाटर मिल जाएगा। और ये वाला जो अगर अगर वाटर वाले एरिया की बात करें टैंक और वेल्स की बात करें तो आप मुगल टाइम में भी इसको एक अच्छा यूज देखेंगे कि बी इट ताजमहल या आप हुमायूं का टूम देखो तो हर जगह पे ये जो टैंक का कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है। Actually it symbolizes something which is in heaven। राइट तो इस तरीके का जो वाटरी कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ वेल द कंसेप्ट ऑफ टैंक ये हमें आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। अगला जो है वो बात करता है आपके टेम्पल आर्किटेक्चर की। राइट टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में जो चैप्टर है बेसिकली दो टेम्पल को इन्होंने सिंपलाइज मतलब पिक किया है। एक तो आप ये इन्होंने बात की है कामदरिया महादेव टेम्पल की और दूसरी तरफ जो बात की है वो है राजा राजेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है। राइट
अब बेसिकली इन दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल का अगर आप लोकेशन देखें तो ये जो टेम्पल है बेसिकली ये चंदेल डायनेस्टी द्वारा मतलब इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द चंदेल डायनेस्टी। और चंदेल डायनेस्टी अगर आपको याद है तो हमने क्या डिस्कस किया था कि चंदेल डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी, तो ये जो है एमपी में रूल किया करती थी। यानी कि ये जो टेम्पल है बेसिकली चंदेल कांदारिया महादेव का टेम्पल, तो ये आपके नदन साइड में है, राइट। और अगर आप राजराजेश्वर टेम्पल की लोकेशन देखिए तो ये तंजावुर में है, तंजावुर में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इसका लोकेशन है वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। जब हम शायद 1 या 2 क्लास पहले जब ये इस बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने समझा था कि अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर, कि टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली वो कैसे होता था, राइट। अगर आप नदन साइड के टेम्पल्स को देखा, अगर हम क्लासिफाई करें कि हाउ द टेम्पल्स इन द नदन साइड्स वर कंस्ट्रक्टेड, तो हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो बनाने का तरीका है या सिंबलाइजिंग का तरीका थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है। उसी के बेसिस पे हम इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। जो नदन साइड में टेम्पल बनाने का स्टाइल है जिसको हम कहते हैं नागरा स्टाइल, नदन साइड में जो टेम्पल बनाने की स्टाइल इसको हम कहते हैं नागरा स्टाइल। एंड सदर्न साइड में जो स्टाइल है जिसको हम कहते हैं द्रविड़ स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल। और इन्हीं दोनों का जो फ्यूजन है जहाँ पे कि बीच की का जो रीजन है जहाँ पे उस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो इन दोनों का ही फ्यूजन है जिसको हम कहते हैं बेसरा स्टाइल। तो बेसिकली टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास 3 स्टाइल है, दैट इज नागरा, बेसरा एंड द्रविड़, राइट। तो अगर नागरा टेम्पल्स की बात करिए तो ये जो कांदारिया महादेव का टेम्पल है दिस इज एग्जांपल ऑफ नागरा स्टाइल। यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा जो टेम्पल होता है वो किसी न किसी बेस में बनाया जाता है, मतलब कुछ ऊंचाई का एक बेस होगा उसके ऊपर ये टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेम्पल के जिस पार्ट में जो मेन डीटी है, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा टेम्पल है इसके मेन ये वाला जो पार्ट है इसमें हमारे मेन डीटी है, तो इस पार्ट को जहाँ पे मेन डीटी होते हैं उसको कहते हैं गर्भगृह। और इसी गर्भगृह से जस्ट ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप में ऊंची तक काफी लंबी हाइट तक बनाई जाने वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम कहते हैं शिखर। इस शिखर के ऊपर होता है आपका आमलक, ये है आपका आमलक, राइट। और यहाँ पे लगा देते हैं फ्लैग, राइट। ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं शिखर। अब जहाँ पे मेन डीटी बैठे हैं इसको तो हमने कह दिया क्या, इसको कहा गर्भगृह। गर्भगृह के बाद जहाँ पे लोग प्रेयर्स वगैरह करते हैं, जहाँ पे आम आदमी बैठता है प्रेयर्स करते हैं, राइट। और एक स्ट्रक्चर ये मतलब लगभग 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये वाला जहाँ पे लोग प्रेयर्स करते हैं या भगवान को भोग लगा जाए, भोग लगता है या फिर अब मतलब यू पहले की कॉन्सेप्ट अगर आप देखिए पहले के मंदिर में तो वहाँ पे टेम्पल में तो एक देवदासियों का कंसेप्ट था जिसमें कि कहते थे कि देवदासियां परफॉर्म डांसेस टू प्लीज द गॉड। तो ये वाला जो सेक्शन होता है उसको कहते हैं महामंडप, ठीक है। और उसके बाद फिर दिस कंसेप्ट इसको कहते हैं, ये हो गया आपका गर्भगृह, शिखरा, आमलक, आमलक के ऊपर फ्लैग, राइट। और ये हो गया आपका मंडप, मंडप, राइट, या भोग मंडप, ठीक है, भोग मंदिर इसको कहते थे। और एक फिर इसके बाद हो जाता था आपका एंट्रेंस गेट जहां से होके आप टेम्पल के अंदर एंटर करेंगे, राइट। और उसके बाद ये चारों तरफ से टेम्पल को कवर कर दिया जाता था, राइट। तो ये जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है ये है आपका नागरा स्टाइल का टेम्पल स्ट्रक्चर। अगर यही चीज हम सदर्न इंडिया में देखें तो सदर्न इंडिया में थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलता है। एक तो सदर्न इंडिया में जो हमारा फ्यूडल सिस्टम था दैट वाज वेरी वेरी प्रिविलेंट, राइट। तो फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा प्रिविलेंट था उस टाइम पे सदर्न इंडिया में। तो और उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि पांड्या को रिप्लेस किया चोलास ने। चोलास क्या है, ये पांड्यास के ही फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिन्होंने बाद में जो पांड्यास को रिप्लेस करके अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश किया, सेम वे सातवाहन्स को रिप्लेस किया आपके राष्ट्रों पे, राइट। तो जो फ्यूडल सिस्टम है वो हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और जो बेसिकली टेम्पल्स रहे हैं, टेम्पल्स क्या रहे हैं कि टेम्पल्स इज अ वे टू शो द वर्ल्ड दैट वी आर लीडिंग
दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो जब टेम्पल्स को वो कंस्ट्रक्ट करते थे तो वो इस वे में करते थे कि वो सिंबलाइज करे कि ये लोग कितने अच्छे से या कितने पावरफुल हो चुके हैं, और इनकी जो पावर है वो इतनी ज्यादा कहते हैं ना कि जेनिथ पे पहुंच चुकी है कि नाउ दे आर कंट्रोलिंग द होल रीजन, जहाँ पे उनका रूल है उस पूरे रीजन को वो कंट्रोल कर रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या था कि इन रूलर्स ने, जो सदन के रूलर्स रहे हैं, इन्होंने जब भी अपने पावर्स को बढ़ाया है, पावर्स को एक्सपेंड किया है, तो जो भी उससे पैसे मिलते थे, जो भी चीजें इन्होंने गेन की, उससे फिर इन्होंने सिर्फ टेम्पल ही बनवाया है, जो कि ये कहता था कि मतलब कहीं ना कहीं अपने पावर को सिंबलाइज करने के लिए, ये दिखाने के लिए फिर टेम्पल्स में ही जो पैसे हैं वो डाला करते थे। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सदर इंडिया के टेम्पल देखें तो उनका जो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन जिसको हमने यहाँ पे शिखर का, ये जो शिखर वाला पोर्शन है ये बहुत बड़ा होता था, और ये जो सिंबलाइज करता है कि जितना ये ऊंचा होगा तो उतनी दूर से आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज करता था कि जितना जितना नगर मतलब आपके इसकी साइज ज्यादा है तो उतनी दूर तक का जो एरिया वो सब किंग ही देखते हैं, राइट। अब जैसे सदर्न इंडिया की बात करी जाए तो बेसिकली जो सदर्न इंडिया के टेम्पल है वो हमेशा ग्राउंड फ्लोर से ही बनाए गए हैं। अब ग्राउंड फ्लोर से बनाने के बाद जो ये आपका नागरा स्टाइल में शिखर बनाए जाते थे वो हमेशा सीधी लाइंस में बनते थे। अब जब सदर्न इंडिया में बनाए गए तो यही जो शिखर है ये पिरामिड जैसा शेप इन्होंने ले लिया, राइट। पिरामिड जैसे शेप से जो ये बनाया गया इसको हम कहते हैं विमान। या आप इसमें देखें तो इस पिरामिड शेप को हमने कहा ये है विमान, राइट। अब इसके ऊपर भी अगेन दैट कलश एंड द फ्लैग। अब यहाँ पे भी वही है कि जो मेन डिटी है जहाँ पे बैठे हैं इसको हम कहते हैं गर्भगृह। उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ पे महामंडप है ना। और सदर्न इंडिया के अगर टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सदर्न इंडिया के जो टेम्पल है वो चलते फिरते शहर है, क्योंकि ये क्या था कि चारों तरफ से ये फोर्टिफाइड होता था, बंद होता था, राइट। और इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही हम बहुत सारे शॉप भी देखेंगे, मतलब हर तरह की जो भी जरूरत की चीजें होती है वो सारी चीजें इसी के अंदर मिलती थी। इसके अलावा एक कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ पोल, कि हमेशा जो टेम्पल के अंदर आपको पोल भी मिलेंगे। अब मेन डिटीज के अलावा जो है छोटे छोटे मंदिर भी मिलेंगे, छोटे छोटे से जो है टेम्पल्स और छोटे छोटे जो गॉडेस है उनके मिलेंगे। तो एक तो मेन डिटी का जो यहाँ पे गर्भ भी है, और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर उस मंदिर कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। जो क्या सिंबलाइज करता है, वो ये सिंबलाइज करता है कि ये छोटे छोटे मतलब मंदिर है वो कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज करता है कि ये आपके सामंत है और ये वाला जो है आपका मेन राजा है, ठीक है। तो जब लोग आएंगे पूजा करने तो वो मेन जो मतलब भगवान है उनको उनके साथ साथ इन छोटे छोटे गॉड को भी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। तो ये सिंबल देता था कि जैसे आपको आना है मेन भगवान को तो आपको पूछना ही नहीं, इसके अलावा आपको सारे सामंतों से भी, सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स है उनसे भी एक अच्छा रिलेशन हमेशा बना के रखना है। तो इसीलिए क्या होता था कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स आप देखें तो ये चलते फिरते शहर थे जहाँ पे जरूरत की चीजें मिलती थी। इसके अलावा मंदिर के अंदर हमेशा जो है टैंक का कंसेप्ट रहता था। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस के टेम्पल वहां पे रहते थे, जो कि सामंती जो सिस्टम था इंडिया का, सामंती सिस्टम, उसको सिंबलाइज करता था। अब आ जाते हैं हमारा आफ्टर राजपूत। अगर आप देखें राजपूत के बाद जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में जो हमारे टर्बियट स्टाइल है वो अब चेंज होके अब जो सिस्टम फॉलो है दैट इज नोन एज आर्क्वेट। आर्क्वेट में क्या है कि सपोज यहाँ पे जो ये जो लीनियर लाइंस थी, अब ये लीनियर नाउ की एक कर्व हो गया लाइक दिस वे। और जब कर्व होता है तो हमेशा और हमेशा इस पूरे वॉल का, मान लीजिए इधर से पूरी वॉल है और इधर से पूरी वॉल है, इस पूरे वॉल का जो प्रेशर है इस जिस स्टोन पे दिया जाता है उस पर्टिकुलर स्टोन को कहते हैं की स्टोन, जो कि इस पूरे मतलब पूरे अगर आप देखें तो द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉल इसको ये जो है कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहते हैं की स्टोन। अब किस चीज से इनको जोड़ा गया है, अगर मान लीजिए कि ये दीवार थी तो दीवारों को जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, तो उसका जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है, सबसे मेन पार्ट है दैट इज लाइमस्टोन। और अगर अभी के भी समय में हम देखें तो लाइमस्टोन का क्या है कि वो अभी भी सीमेंट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का यूज किया गया, लाइमस्टोन के हेल्प से इनको जोड़ा गया, फिर सुखाया गया, जिससे ये कंक्रीट मजबूत से बन गए हैं, राइट। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब बिल्डिंग टेम्पल्स के अलावा मॉस्क भी बनाए गए और उसके बाद टैंक्स भी बनाए गए।
राइट। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें राजा राजेश्वर टेम्पल का, तो ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है, अगर यहाँ पे जो है इंस्क्रिप्शन मिली है, इंस्क्रिप्शन मतलब कि दीवारों पे लिखा होगा कोई मैसेज जिसमें ये मेंशन किया गया कि ये जो टेम्पल है इसको राज देव ने बनाया है। राज देव ने इस टेम्पल को बेसिकली राजा राजेश्वर टेम्पल को बनाया है। और अब देखिए, और जो मतलब राज ने इस टेम्पल को बनाया, और इस टेम्पल का जो मेन गॉड है, जो गर्भगृह है, उनका नाम रखा है राज राजेश्वरम। राइट, तो गॉड है राज राजेश्वरम, बनवाया है राज ने। तो ऐसा क्यों करते थे कि वो गॉड के नाम पे ही अपने नाम, मतलब कि अपने जो मेन गॉड है उनका नाम हमेशा अपने नाम पे रखते थे, जो ये सिंबलाइज करे कि इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे जो किंग है वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इसीलिए इस तरीके से जो है उन्होंने अपना नाम रखा है। इसके अलावा एक स्टोरी भी मिलती है, किसी टाइम पे इन्होंने बेसिकली जो राजराजेश्वर है या राजराज है, ये सारे लोग आपके चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और थोड़े दिन पहले जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी इसी पे आ चुका है कि चोलों ने दैत्यों की तरह सोचा, मतलब टेम्पल कंस्ट्रक्शन में दे हैव थिंक लाइक अ डेमन। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेमन्स होते हैं वो ऐसे दिखाए थे ना कि बहुत बड़ा सा शरीर, बहुत बड़े से दिखने वाले। सेम में अगर आप इनके टेम्पल्स को देखें तो उनका साइज बहुत ही, मतलब जो उनका शिखर है, जो विमान है, वो बहुत ही ऊंचा हुआ करता था। इसके अलावा सदर्न इंडिया के टेम्पल्स की एक मेन चीज ये है कि हमेशा हमेशा इनका जो जानवर है, एनिमल है, जो कहते हैं ना कि कैरियर है ऑफ द ड्यूटी, जैसे कि आपके शंकर, गॉड शंकर का जो कैरियर है वो नंदी है। राइट, तो सेम वे में हमेशा और हमेशा आप देखेंगे कि मेन डिटी का जो भी वाहक है उसका भी यहाँ पे आर्किटेक्चर किया गया है, उसकी भी मूर्ति वगैरह बनाई गई है। राइट, अब ये बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि जो है किस तरीके से जो किंग्स हैं वो मंदिरों का कंस्ट्रक्शन किया करते थे। मंदिरों की कंस्ट्रक्शन की वजह से कैसे जो मतलब कि ये दिखाया जा रहा है कि जो गॉड्स एंड गॉडेसेस का कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं उस समय की सोसाइटी को सिंबलाइज कर रहा है, जैसे हमने सदर्न इंडिया में देखी है, उसी तरह की चीजों को सिंबलाइज कर रहा है। अब राजराजेश्वर या राजरा के सारे लोग जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, दैट वाज चोला डायनेस्टी। और चोला डायनेस्टी के मंदिरों की सबसे खास बात है कि उनके समय पे जो मंदिरों के साइज है, वो हाइट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए थे, बहुत लंबे, बहुत बड़े मंदिर बनाए गए। इसके अलावा जिस पॉइंट से आपको मंदिर में एंटर करना है, जिस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ से हमें मंदिर में एंटर करना, वहां पे भी बहुत बड़े साइज के गोपुरम बनाए गए। गोपुरम मतलब जहाँ से होकर आप मंदिर में एंट्रेंस, जो मंदिर का एंट्रेंस गेट है उसको कहते हैं गोपुरम। तो गोपुरम के भी जो हाइट है वो बहुत ऊंचे हाइट के गोपुरम बनाए गए हैं। अब अगर इसी तरफ से, इसी साइड से मुस्लिम सुल्तान की बात करें, तो मुस्लिम सुल्तान एंड पाशाह ने कभी भी ये जो है कि ये मतलब ये क्लेम नहीं किया कि आई एम द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। मतलब इन्होंने ये बोला कि आई एम द शेडो ऑफ गॉड, मैं पृथ्वी पे भगवान की परछाई हूँ, मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ। राइट, अगर आप बात करें मुस्लिम रूलर्स की। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी टारगेट करती है वो ये है कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो लूट हुई है आपकी, वो हमेशा और हमेशा इन्हीं मंदिरों की हुई है। अगर हम जो शुरू में अपना टाइम फ्रेम डिस्कस कर रहे थे, इस टाइम फ्रेम में हमने देखा कि ये जो मोहम्मद गोरी आया है आपकी दिल्ली सल्तनत के टाइम, दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद गोरी आया है या महमूद गजनवी आया है 1001 में, है ना, इन्होंने दे हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ प्लंडर इन इंडिया। तो वो लोग आते क्यों थे? वाई टेम्पल्स वर टारगेटेड एट दैट टाइम, उसके लिए एनसीईआरटी हमें आंसर करती है कि जो किंग्स है वो हमेशा जब से ज्यादा जो वेल्थ है वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया करते थे? वो अपने जो वेल्थ है उसको यही पे पावर और वेल्थ को इन्वेस्ट करते थे टेम्पल्स में। तो और इसके अलावा जो आम आदमी, जो कॉमन पीपल है, वो भी कहीं ना कहीं टेम्पल से जुड़े हुए लोग थे, टेम्पल से तो आम आदमी भी जुड़ा था। राइट, तो जो टेम्पल है वो ऐसे हब हो गए थे जिनके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारी लग्जरी, बहुत सारा वेल्थ कलेक्टेड था। इसीलिए इन्हीं पर्टिकुलर जगहों को अटैक किया गया इन्वेडर्स के थ्रू, ताकि इन सारी चीजों को कैप्चर किया जा सके। किसी में बात की जाती है श्रीलंका के एक किंग की, जिनका नाम था श्री वल्लभा, सॉरी, एक मतलब श्रीलंका के किंग को पे अटैक करने की बात जो है डिस्कस होती है। और ये जो किंग थे वो थे आपके श्रीमान श्री वल्लभा। श्रीमान श्री वल्लभा पल्लवा डायनेस्टी के थे, तो मतलब इनकी जो लोकेशन है वो ये वाली थी। ठीक है, यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी थी, बाद में इसको चोलों ने रिप्लेस किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन्वेड कर दिया था श्रीलंका को, और श्रीलंका को डिफीट भी कर दिया था।
राइट। श्रीलंका को अटैक किया, श्रीलंका को डिफीट किया उस टाइम पे, और उसके बाद फिर जो है वहां पे भी टेम्पल वगैरह का कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ भी इन्होंने किया है। अब हमें बताया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम टेम्पल्स, अगर हम मुगल्स की बात करें तो मुगल्स ने टेम्पल्स तो नहीं बनवाए हैं। इनका जो बेसिकली कंसेप्ट है वो है गार्डन, टोम्स एंड फोर्ट्स। जो मुगल आर्किटेक्चर है वो बेस्ड है गार्डन, टोम्स और फोर्ट्स पे। तो जितने भी आपके किंग है उन्होंने गार्डन पे बहुत अच्छा काम किया है, और जिस जिस स्टाइल को बेसिकली ये फॉलो करते थे टू मेक द गार्डन, उसको हम कहते थे चार बाग स्टाइल, चार बाग सिस्टम। अभी चार बाग सिस्टम क्या था, तो चाहे से आप किसी का भी आर्किटेक्चर देखें, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, सबने इस चार बाग सिस्टम को ही फॉलो किया है, राइट। बाबर तो ज्यादा टाइम तक इंडिया में रहे नहीं, वो तो सिर्फ 4 सालों तक ही इंडिया में रहे हैं। तो इसी इसी समय में इन्होंने चार बाग, 4 गार्डन बनवाए, मतलब कहाँ पे, दिल्ली में। तो बेसिकली अगर चार बाग का जो स्ट्रक्चर है वो होता है कि इक्वल साइज ऑफ लैंड की, मतलब जो लैंड की जो मेजरमेंट होगी वो चारों की एकदम बराबर बराबर होगी, राइट। और उसके बाद जैसे कोई मेन स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ बाग बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, इसी को हम कहते हैं चार बाग सिस्टम, राइट। अब शाहजहां के टाइम में देखें तो जो है मैक्सिमम चेंज देखने को मिलता है। मैक्सिमम चेंज किसमें, इन द टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर इन्होंने बहुत सारे मैक्सिमम चेंज लिए हैं। अब इन्होंने मास्क बनवाए, राइट। और उसके बाद जो जिस जहाँ पे ये बैठता था, जिस मतलब आसन पे, जिस जगह पे शाहजहां बैठा करते थे, और उसको हम कहते हैं बेसिकली मयूर सिंह आसन, राइट, या तख्ते ताऊस। तो तख्ते ताऊस को जब भी आप देखेंगे तो तख्ते ताऊस का से जो फेस होगा हमेशा और हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपके अल्लाह का निवास होता है, उसको हम कहते हैं किबला। तो जब मुस्लिम अपनी आयतें पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तो किबला की तरफ मुंह करके करते हैं। और इन्होंने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था कि जो भी लोग देखेंगे वो क्या हो जाएगा, किबला के साइड देख रहे हैं। और उनका जो बेसिकली जगह थी बैठने की, उनकी किबला साइड से ही थी, जो ये सिंबलाइज करते हैं कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह ऑन द अर्थ, मैं अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव हूँ अर्थ में, राइट। अब शाहजहां के टाइम फ्रेम को हम गोल्डन एरा इसलिए भी कहते हैं, एक तो ये हो गया कि इसने मास्क वगैरह बनाया, मास्क बनाने के बाद जिस स्टाइल को शाहजहां ने फॉलो किया उसको कहते हैं पीटर ड्यूरा, राइट। ऑल्दो जो पीटर ड्यूरा है वो पहले इंट्रोड्यूस जहांगीर के टाइम पे हो चुकी है, लेकिन इसका एक अच्छा यूज शाहजहां के टाइम में देखने को मिलता है। पीटर ड्यूरा का मतलब क्या है कि कलरफुल जो स्टोन्स है उनका यूज करके बहुत सुंदर सी वो करना, तना क्या कहते हैं, बहुत सुंदर सी नक्काशी करना, तराशना उस पर्टिकुलर जगह को, किसकी हेल्प से, पीटर ड्यूरा की हेल्प से, राइट। जो पीटर ड्यूरा की हेल्प से जो है उस जगह को और ज्यादा वैल्यूएबल, या उस पर्टिकुलर चीज को और वैल्यूएबल बना दिया करते थे। अब पीटर ड्यूरा में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का यूज नहीं होता था, इवन इसको जो शुरुआत किया है वो शुरुआत किया आपकी जहांगीर की जो बेगम होती है नूरजहां, उसने किया था। और उसने सबसे पहला जो पीटर ड्यूरा का यूज किया है वो था अपने फादर एतमादुद्दौला का, जो उसने मकबरा कंस्ट्रक्ट कराया था, उसने पीटर ड्यूरा का बेसिकली यूज किया है। अब इसके अलावा जब टेम्पल, मॉस्क और जो गार्डन्स है, इनके अलावा भी जो मुगल बादशाह है इन्होंने पूरा का पूरा शहर बसा दिया था। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका आगरा सिकंदर, जो आपके शाहजहां ने बसाया था। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस आ जाता है किसका, इम्पोर्टेंस आ जाता है कि मतलब जो भी इनके पास टाइम था, जैसे भी था, इन्होंने क्या किया, अपने एरिया को न केवल एक्सपेंड किया है, अपने एरिया को एक्सपेंड किया, बल्कि आर्किटेक्चर में भी बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है, राइट। अब शाहजहां की जितनी भी बिल्डिंग है, चाहे से वो ताजमहल हो या दीन पनाह भवन है, उनमें हमेशा रिवर, सामने रिवर दिखाई गई है, फ्रंट में गार्डन दिखाया गया है, राइट। इस तरीके से जो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन है आपके दिल्ली और मुगलिया सल्तनत का। इसमें लास्ट में चैप्टर है जो कंक्लूडिंग लाइन चैप्टर की, वो है चर्चेस के बारे में। अभी तक हमने जो समझा वो किसके किसके बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में समझा, तो वो था बिफोर मिडिवल एरा। उसके बाद फिर हम आ गए थे आपके दिल्ली सल्तनत पे, और उसके बाद मुगलिया जो आर्किटेक्चर उसको हमने समझ लिया। इसके अलावा चर्चित की बात हुई, जिसका मतलब कहीं ना कहीं अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब पिक्चर में आ जाती है तो ये अपने जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते थे, ब्रिटेन में उसको प्रमोट करते हैं इंडिया में, और इनकी जो स्टाइल है, जिस स्टाइल में ये बनाते थे उसको हम कहते हैं गोथिक स्टाइल, जिसमें जो बिल्डिंग्स है वो बहुत लंबे होते हैं और उनमें मैक्सिमम कांच का यूज किया जाता है, ग्लासेस का यूज किया जाता है, राइट। तो ये जो ग्लासेस का यूज करते थे कौन,
जो अंग्रेज लोग हैं अपने बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कराने में, इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर स्टाइल इज नोन एज गोथिक स्टाइल। गोथिक स्टाइल में ये क्या करते थे कि जो आर्किटेक्चर है बेसिकली वो बनाया करते थे, राइट। तो बेसिकली ये जो था वो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, और आगे क्लास में आने वाले जो चैप्टर्स है उनको कवर करेंगे, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी नाइस डे।